जय हिंद। आज का हमारा वीडियो होगा शहरी क्रांति के ऊपर, जो कि यूनान के संदर्भ में है। इसी के साथ हम देखेंगे कि शहरीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार से यूनान में आरंभ हुई। तो यूनान में जो शहरी प्रक्रिया जो आरंभ हुई शहरीकरण की, इसके पीछे दो नगर राज्यों का हाथ था, एक स्पार्टा और एक एथेंस। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। आज के टाइम में यूनान को क्या कहते हैं? ग्रीस। तो ग्रीस कहाँ पे है? यूरोप के साउथ पार्ट में। यहाँ पे शहरीकरण की प्रक्रिया से पहले हम यहाँ के नगर राज्यों की स्थापना के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूनान के लोग जो थे ना, वो कृषि पर बहुत कम जोर देते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये लोग कृषि की तरफ जाने लगे। क्योंकि पहले ये लोग केवल पशुपालन पर ही ज्यादा जोर देते थे, लेकिन बाद में इन्होंने कृषि पर भी जोर देना आरंभ कर दिया। इस पूरे भूभाग पर बहुत सारी पहाड़ें थी, जिसकी वजह से बहुत सारी पहाड़ों की वजह से बहुत सारे कबीले बन गए, अलग अलग तरह की बस्तियां बस गईं। इनमें ईजियन सबसे प्रसिद्ध बस्ती थी और इनका एक सबसे मशहूर नगर था ट्राय। लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक बहुत सारे नगर बसने लग पड़े, और ये नगर छोटे छोटे नहीं होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे। और जो छोटे छोटे गांव थे उन्हें मिलाकर राज्य बना दिया गया। यूनानी सभ्यताओं का मुख्य केंद्र नगर राज्य था, यानी कि राष्ट्र था, और सभी लोग अपने राष्ट्र से काफी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन कैसे कैसे राष्ट्र? ये जो राष्ट्र बने हुए थे, नगर बने हुए थे, एक नगर में एक ही जाति या फिर वंश के लोग रहते थे, और वो लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते थे, जिसकी वजह से उनमें काफी ज्यादा राष्ट्रभक्ति थी। और इसी से प्रेरित होकर आगे हमें देखने को मिलता है कि जो निवासी थे उनमें काफी ज्यादा आत्मगौरव की भावना जागृत होती है। इन नगर राज्यों यानी कि राष्ट्रों की सत्ता एक या फिर दो परिवारों के हाथ में होती थी। इनकी संख्या तो हजारों में थी, लेकिन इनमें कुछ प्रमुख थे, जैसे कि एथेंस, स्पार्टा, कोरिने और मैसिडोनिया। अब हम इनमें भी दो प्रमुख नगर राज्य एथेंस और स्पार्टा के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्पार्टा को देखते हैं। तो स्पार्टा जो है ना, वो एक डोरियन जाति, यहाँ पे डोरियन जाति के लोग रहते थे, और ये एक राजतंत्र था, यहाँ पे राजा का शासन था। स्पार्टा के चारों तरफ दूसरी जातियों के लोग रहते थे, जिसकी वजह से आक्रमण का काफी ज्यादा भय बना रहता था। इसी कारण से स्पार्टा का विकास एक सैनिक शक्ति के रूप में हुआ। स्पार्टा एक राजतांत्रिक देश था, और यहाँ पे 825 ईस्वी पूर्व में, यानी कि 825 ईस्वी पूर्व में लाइकरगज ने एक संविधान निर्मित किया। संविधान ये मौखिक ही था, लेकिन इस संविधान में इन्होंने बताया था कि दो राजा होंगे हमारे साम्राज्य में। तो दो राजाओं का प्रावधान दिया गया। ये क्यों दिया गया? ताकि एक राजा कभी निरंकुश न बन जाए, उस पर अंकुश लगाने के लिए दूसरा राजा उपलब्ध हो। राजा ही अपनी सेना का प्रमुख होता था, और यही पुरोहित और न्यायाधीश होता था साम्राज्य का। इसी के साथ दोनों राजाओं के पास एक जैसे बराबर के अधिकार होते थे। राजा की सहायता के लिए कुलीन वर्गों की एक समिति बनाई होती, जिसमें कि बूढ़े लोग होते थे। इसे जरूसिया कहा जाता था। इसमें लगभग 28 लोग होते थे इस समिति में, और इन लोगों की जो आयु होती है वो 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होती थी। जरूसिया का मुख्य कार्य तो वैसे नीति निर्धारण करना होता था। ये लोग नीतियां बनाते थे, और राज्य में कार्य किस प्रकार से चल रहा है उसकी देखभाल के लिए ये लोग 5 व्यक्तियों को नियुक्त करते थे, जिसे एफर कहा जाता था। ये एफर जो होते थे, राज्य में से कोई भी हो सकता था, किसी को भी उठा लेते थे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि स्पार्टा एक सैनिक राज्य था, और यहाँ की जो शिक्षा मिलती थी ना बच्चों को, उसका मुख्य उद्देश्य होता था बच्चों में अनुशासन पैदा करना। इस राज्य में यानी कि स्पार्टा में बच्चों के शारीरिक विकास पर ज्यादा जोर दिया जाता था, बौद्धिक विकास की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। जो कमजोर बच्चे होते थे साम्राज्य में, उन्हें त्याग दिया जाता था या तो मार दिया जाता था, और जो अच्छे खासे थोड़े हष्टपुष्ट बच्चे होते थे उन्हें ये लोग 20 साल तक शिक्षा देते थे, सैनिक शिक्षा देते थे, और लगभग 60 साल तक इन्हें सेना में भर्ती रखा जाता था। कंक्लूजन में आप ये बोलो कि स्पार्टा जो है वो एक सैनिक शक्ति है, राजतंत्र है, और ये लोग युद्ध पर ही ध्यान देते हैं। कोई पढ़ाई लिखाई में इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बात कर लेते हैं एथेंस की। एथेंस जो है वो आज ग्रीस की राजधानी भी है। एथेंस पहले के समय में एथेंस में आयोनियन जाति के लोग रहते थे। देखा ना, पहले स्पार्टा में डोरियंस थे, यहाँ पर आयोनियंस थे। स्पार्टा राजतंत्र था, ये गणतंत्र था। यहाँ पर जनता द्वारा शासन चलाया जाता था। एक तरफ स्पार्टा था जिसके पास सैनिक शक्ति थी, दूसरी तरफ एथेंस था जिसके पास जल शक्ति थी। एथेंस के लोग काफी ज्यादा शांति प्रिय होते थे। स्पार्टा में हम देखने को मिलता है कि वो लोग ना सैनिक शक्ति पर ही बल देते हैं, सैनिक शिविर था एक तरह से। लेकिन दूसरी तरफ एथेंस जो है, ये लोग मनीषियों और विचारकों की एक महान शिक्षालय था, आप ऐसे समझिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही विद्वान लोग रहते थे। एक तरफ स्पार्टा था जो जमीन पर ही सीमित था, जमीन पर ही उसकी शक्ति चलती थी, और एथेंस की समुद्री शक्ति थी। लेकिन इसी के साथ एथेंस ने कभी भी किसी दूसरे राज्य पर जोर जबरदस्ती नहीं दिखाई, और इसी की वजह से एथेंस जो था वो काफी ज्यादा प्रगतिशील। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि स्पार्टा और एथेंस दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, और इसी की वजह से आगे चलकर इन दोनों के बीच में एक भयानक संघर्ष भी होगा। एथेंस में स्टार्टिंग में राजा ही प्रधान होता था, लेकिन 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व तक क्या हुआ, यहाँ पर वंश परंपरागत के आधार पर जो सरदार बनते थे ना, अब वो बनने हट गए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एथेंस का शासन
यहाँ की काउंसिल द्वारा चलाया जाने लग पड़ा। काउंसिल क्या होती थी, तो हर कबीले का एक एक मुखिया इसमें आ जाता था, वो काउंसिल कहलाती थी। और इसके अलावा एक अगोरा होती थी। अगोरा बेसिकली जनसभा होती थी ये, तो अगोरा होती थी और एक काउंसिल होती थी। ये मिलकर शासन चलाते थे। एक तरफ काउंसिल है जिसमें कि गिने चुने लोग ही भाग लेते थे, और दूसरी तरफ अगोरा जो जनसभा है ना, उसमें साम्राज्य के जितने भी, समाज के जितने भी लोग हैं सभी लोग इसमें भाग लेते। 621 ईस्वी पूर्व में एक ड्रैको नाम का व्यक्ति आया। उसने क्या किया कि शासन की ये जो मनमानियां है ना, इसको रोकने के लिए उसने एक लिखित कानून पेश किया। इसमें कानून बहुत ही ज्यादा सख्त थे, और आज भी हमें देखने को मिलता है कि इनकी जो दंड व्यवस्था थी ना, इसे ड्रैकोनियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना सामान्य अपराधों के लिए भी कड़े से कड़े दंड का प्रावधान था। इसके अलावा ड्रैको के अलावा यहाँ पर सोलन नाम का एक व्यक्ति था, वो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि उसने इन कानूनों में थोड़े से सुधार किए। और सुधार के बाद क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे एक कानून था पहले, ऋण, अगर कोई ऋण नहीं चुकाता है ना, तो वो व्यक्ति जिससे पैसे लिए थे तुमने, अब तुम उसके गुलाम हो जाओगे। लेकिन इस गुलाम, ये जो दास्ता थी ना, इसको उसने समाप्त कर दिया। तो ये था एथेंस और स्पार्टा में अंतर। अब हम फिर से स्पार्टा की तरफ चलते हैं और स्पार्टा की पॉलिटिकल लाइफ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इनकी इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पार्टा का राजनीतिक जीवन कैसा था, तो यहाँ पे लाइकर्गस द्वारा संविधान निर्मित किया गया था। जब तक डोरियंस का शासन रहा स्पार्टा में, तब तक इस संविधान को इन्होंने माना, और यहाँ पर 2 राजाओं का प्रावधान इसी संविधान द्वारा दिया गया। स्पार्टा के तो समाज को भी राजनीतिक संगठन के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो उद्योग धंधे थे ये दासों द्वारा चलाए जाते थे, दासों को सौंप दिया गया था। और यहाँ के जो मूल निवासी थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग सैनिक शिक्षा लेते थे और लड़ाई करने जाते थे। दूसरी तरफ इनके खेतों में काम कौन कर रहा है, सैनिक दास कर रहे हैं। तो ये दास कौन होते थे, ये वही हैं जिन्हें इन्होंने गुलाम बनाया या फिर दूसरे देश से पकड़ के। यहाँ पे सैनिक प्रशिक्षण लेना सभी के लिए अनिवार्य था, इसलिए आगे चलकर यहाँ पर ओलंपिया जो खेल होते हैं, ओलंपिक्स जिससे आगे बने हैं, तो उनका विकास भी हुआ। इन पर जो राज करता था, यानी कि राजा, 2 राजाओं का प्रावधान जो था, ये दोनों राजा उच्च कुल के ही होते थे, और उन्हें परामर्श देने के लिए आगे 28 लोगों की एक समिति बनाई गई थी, जिसे काउंसिल कहा जाता था। और इनकी एज कितनी होती थी, 60+ एज वाले ही इसमें शामिल होते थे। वैसे तो इसे जरूसिया कहा जाता था। इस असेंबली का सबसे बड़ा हेड राजा ही होता है, राजा ही पुरोहित होता था, राजा ही सेनापति होता था, और उसे इतना ज्यादा पवित्र समझा जाता था कि उसको कुछ अधिकार दिए गए थे। लेकिन फिर भी कानून निर्माण का अधिकार राजाओं के पास नहीं था। सबसे ऊपर आते हैं 2 राजा, उसके नीचे आती है जरूसिया, जिसे हम काउंसिल कह रहे हैं, और काउंसिल से भी नीचे आते हैं असेंबली। यानी कि सरकार के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं। सबसे ऊपर 2 राजा हैं, उसके बाद काउंसिल है, और उसके बाद असेंबली है। असेंबली क्या करता है, जो काउंसिल ने प्रस्ताव तैयार किया है ना, उसको स्वीकार करने का काम किसका है, असेंबली का है। काउंसिल में हमने पढ़ा कि 60+ की एज वाले लोग इसमें शामिल होते हैं, लेकिन असेंबली में 30+ वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके सामाजिक संगठन की। तो समाज में ये लोग 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला वर्ग होता था इनका कुलीन वर्ग, अमीर लोग होते थे ये लोग, और इनकी संख्या सबसे कम थी, 10,000 ही थी इनकी संख्या, इससे अधिक नहीं थी। ये पूर्ण रूप से सैनिक जाति ही थी, और ये पूरी तरह से एक नागरिक थे स्पार्टा के। कलोनिया और मसेनिया प्रदेश की सबसे उपजाऊ जो सर्वोत्तम भूमि होती है ना, वो इन्हीं के पास थी, और व्यक्तिगत रूप से उस जमीन को इन सभी में बराबर हिस्सों में बांटा गया। फिर आता है समाज का दूसरा वर्ग, जो थे पेरियोसी लोग। ये पेरियोसी कौन थे, इनके बारे में कोई अच्छी खासी जानकारी तो प्राप्त नहीं है, बस माना जाता है कि अमीर लोग आए, उन्होंने बोला कि हम तुम पे राज करेंगे, इन्होंने मान लिया। ये लोग कौन होते थे, ये लोग कृषि होते थे, व्यापारी होते थे। इनके पास कोई भी राजनीतिक अधिकार नहीं था। उच्च वर्ग में वैवाहिक संबंध तक स्थापित नहीं कर सकते थे ये लोग। इन चीजों के बावजूद भी जो शासक वर्ग है, सेम उसी की तरह इनकी लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छी थी। इसके बाद तीसरे स्थान पर आते हैं हेल्ट। हेल्ट होते हैं दास वर्ग। उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनके खेतों में ये लोग काम करते थे, युद्ध में भी ये लोग काम करते थे। इनमें कुछ तो परंपरागत थे कि भैया तुम दास हो, तुम्हारी फैमिली भी दास रहेगी, और कुछ ऐसे थे जो कर्ज नहीं दे पाए और उसके बाद दास बन गए। इसके अलावा जब लेकोनिया और मेसेनिया के साथ इनके युद्ध हुए थे, जब उसको अधिकार में लिया था, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना कि उच्च वर्ग के पास उसकी सबसे उपजाऊ जमीन थी जो बराबर हिस्सों में बांटी है, वही वाला प्रदेश। तो जब उसका युद्ध हुआ था ना, तो उसमें जो युद्ध पकड़े गए थे, युद्धबंदी, तो वो लोग भी दास बना लिए गए थे। इन दासों की संख्या साम्राज्य में जो नॉर्मल लोग थे ना, उनसे भी 10 गुना ज्यादा थी, और इनकी स्थिति काफी ज्यादा दयनीय थी, शोचनीय थी। लेकिन ये लोग फिर भी किसी भी वक्त विद्रोह के लिए खड़े रहते थे। तो ये थे यहाँ के 3 वर्ग। अब इसके अलावा पूरी सोसाइटी को अगर हम लोग एक नजर से देखें, तो इसमें क्या है कि स्पार्टा के जितने भी नागरिक है ना, उन सभी का जीवन जो है वो शासन द्वारा चलाया जाता था। जन्म से लेकर मरने तक शासन द्वारा ही चलाया जाता था। शासन के आदेशों पर ही दुर्बल संतान को मार दिया जाता था। स्त्रियों को कठोर से कठोर शारीरिक शिक्षा दी जाती थी, ताकि स्त्री जो है वो हष्ट-पुष्ट रहे और अच्छी संतान को जन्म दे। और जैसे ही बच्चा पैदा होता था, तो उसके बाद उसे शारीरिक शिक्षा, मतलब उसको चेक करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए उसे
पहाड़ों पर छोड़ दिया जाता था और फिर कुछ दिन बाद देखने उसको जाया जाता था कि वो जिंदा है या मर गया। अगर कुछ दिनों बाद बच्चा जीवित मिल जाता था तो उसे वापस लाकर पालन पोषण किया जाता था, जिसका खर्चा राज्य उठाता था। 7 वर्ष तक की आयु तक वो माँ के साथ रहता था, उसके बाद उसे अलग कर दिया जाता था ताकि उसे कठोर शारीरिक और नैतिक शिक्षाएं प्रदान की जा सकें। इसके बाद उन्हें हल्के कपड़े दिए जाते हैं, चाहे सर्दियां हो गर्मियां हो, उन्हें हल्के कपड़े दिए जाएं। कपड़ा एक ही होता था, पूरे साल में एक कपड़ा दिया जाता था और साल भर उन्हें घास के मैदान पर छोड़ दिया जाता था और घास फूस की जो एरिया होता है उसी पर उन्हें सोकर सारी रात गुजारनी पड़ती थी। भोजन उनको भोजनालय में मिलता था और धन की बात कर ली जाए तो धन जो चोरी से धन कमाया गया है वही धन इनमें एक बांट दिया जाता था। 20 वर्ष की अवस्था तक इन्हें सैनिक शिक्षा दी जाती थी और ये शिक्षा आगे चलकर 60 वर्षों तक चलती थी। अब यहाँ पे स्त्रियों की दशा की बात कर ली जाए तो स्त्रियां यहाँ की काफी ज्यादा खूबसूरत होती थी, उन्हें काफी ज्यादा कठोर प्रशिक्षण दिया जाता था, उन्हें नग्न करके साम्राज्य में घुमाया जाता था ताकि उनमें जो है अपने अंगों के प्रति कोई एक होता है ना ईगो टाइप कुछ ऐसा कुछ माहौल ना बन जाए उनके अंदर ही, तो जुलूस में उन्हें नग्न घुमाया जाता था। माना जाता है कि इससे उनके सदाचार में कमी नहीं आती थी और इससे क्या होता था कि उनके जो विचार होते हैं काफी ज्यादा स्वतंत्र हो जाते थे, निर्भीक हो जाते थे ये लोग। और स्त्रियों के प्रति जो दुराचार होता था वो सब भी काफी ज्यादा कम हो गया था। वैश्यावृत्ति तो ना के बराबर थी उस समाज में। इसके अलावा स्त्रियां जो थी वो काफी अच्छे कपड़े पहनती थी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनती थी और इसी के साथ वो काफी ज्यादा सम्मानपूर्वक स्थान रखती थी समाज में। समाज में प्रेम विवाह ना के बराबर था। कोई त्योहार हो गया या फिर कोई खेल हो गया, उस समय अगर कोई लड़की पसंद आ गई तो उसको पसंद करके उससे विवाह कर लिया जाता था। इसके अलावा विवाह के लिए कन्या की आयु जो है वो 20 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की आयु, वर की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 10 वर्ष का फासला। पति अपनी पत्नी से लुक छुप कर कभी कभी ही मिल पाता था और पति की सहमति से सबल पुत्र उत्पन्न करने के लिए पत्नी दूसरे पुरुष के साथ संपर्क स्थापित करती थी और इसी प्रकार पति भी दूसरी स्त्री के साथ संपर्क स्थापित करता था। इन्हीं सबका उद्देश्य एक ही था कि बलवान पुत्र, बलवान संतान उत्पन्न की जा सके। अब बात कर लेते हैं स्पार्टा के आर्थिक जीवन के बारे में। तो स्पार्टा में अर्थव्यवस्था जो है वो शासन वर्ग के हाथों में होती थी, उन्हीं के हितों के अनुसार चलाई जाती थी। अच्छी जो उपजाऊ भूमि होती थी उसे बराबर बराबर हिस्सों में कुलीन वर्गों में बांट दिया जाता था, विभाजित कर दिया जाता था और उसके ऊपर दास वर्ग काम करता था। स्पार्टा में ये भय बना रहता था कि कहीं बाहरी दुनिया जो मतलब बाहरी जो जातियों वाले अलग अलग साम्राज्य हैं उनके साथ ये लोग मिलकर कहीं दूषित ना हो जाए या फिर उनके विचार हम पर हावी ना हो जाएं, इसलिए अपने नागरिकों को अपने राज्य से बाहर जाने ही नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से व्यापार को काफी ज्यादा हानि पहुंची। स्पार्टावासी अपने राज्य में सोने चांदी को तो जानते ही नहीं थे, उसके बारे में सिक्के थे ही नहीं इनके पास। ये लोग लोहे के सिक्के चलाते थे। आगे चलकर भूमि की व्यवस्था में परिवर्तन किए गए और ये कानून लाया गया कि आप चाहो तो जमीन बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो, जिसकी वजह से एक ऐसा वर्ग सामने उभर कर आया जिसने सारी जमीनें खरीद ली और एक ऐसा वर्ग निकल के आया जिसके पास कुछ भी नहीं बचा। और एक समय तो ऐसा भी बताया जाता है कि समस्त राज्य की भूमि जो है ना उसका 2/3 भाग तो केवल स्त्रियों के हाथों में चला गया। सरकारी खजाने के अभाव के कारण युद्ध के समय बहुत ज्यादा संकट उत्पन्न हो जाते थे। व्यापार व्यवसाय व्यक्तिगत रूप से किया जाता था और इन्हें शासन में भाग लेने का कोई भी अधिकार नहीं था। अब बात कर लेते हैं एथेंस के बारे में, एथेंस की खासकर डेमोक्रेसी के बारे में। तो एथेंस यूनान के नगर राज्यों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ये लोग थे तो एथेंस के लोग, यानी कि एथेनियंस नाम से ये लोग जाने जाने चाहिए, लेकिन एटिकन नाम से ये लोग ज्यादा प्रसिद्ध हुए क्योंकि पूरे ग्रीस का एक स्टेट था जिसका नाम था एटिकन और एटिकन की राजधानी थी एथेंस। यहाँ पर एक व्यक्ति हुए सोलन जो काफी ज्यादा विख्यात हैं, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पहले एथेंस निरंकुश शासकों द्वारा चलाया जाता था। अत्याचारी थे बहुत ज्यादा वो लोग, जिससे जनता काफी ज्यादा कष्ट में हो गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, इन अत्याचारों को रोकने के लिए, इनसे रक्षा के लिए एथेंस वासियों ने 594 ईस्वी पूर्व में सोलन नाम के एक व्यक्ति के साथ, जो कि उदार नेता था, इसके साथ राष्ट्रभक्ति की भावना, और ये जो एक विद्वान भी थे, तो राष्ट्र विद्वान भी थे, तो इन्हें निर्वाचित किया अपने शासक के रूप में और इन्होंने कानून बनाया एथेंस के लिए, कानून सुधार किए और इन्हीं कानूनों की वजह से ये जो पहले इनके ऊपर बोझ बने हुए थे कानून, अब ये कानून इनकी सहायता के लिए बनाए गए। बंजर भूमि या फिर कहें कि जिनके पास भूमि ही नहीं थी, तो ऐसे किसानों के साथ काफी ज्यादा दयनीय व्यवहार किया जाता था। इनकी स्थिति मतलब बहुत ज्यादा शोचनीय थी। इसके अलावा ये लोग ऋण लेते थे, जो चुका नहीं पाते थे तो ये लोग दास बन जाते थे। तो दास व्यवस्था को इसने पूरी तरह से खत्म कर दिया। व्यापार में प्रगति के लिए भी इसने सिक्के प्रणाली को चलाया, नापतोल की व्यवस्था को निश्चित किया और यातायात में काफी ज्यादा सुधार किए। इन्हीं के टाइम में सोने चांदी की जो खदानें थी उसकी खुदाई आरंभ हो पाई। इससे पहले हमने जैसे कि देखा ये लोग लोहे के
के ही सिक्के प्रचलित में थे और बाहर से कोई भी सोना या चांदी अपने प्रदेश में नहीं आने देते थे। लेकिन यहाँ पर अब स्थिति बदलने लगी। बालकों को ये लोग शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास पर भी ज़्यादा जोर देने का प्रयास करते थे और वेश्यावृत्ति को पूरी तरह से इन्होंने बैन कर दिया था अपने स्टेट में। इनकी लोकसभा को अगोरा कहा जाता था और इनके समाज में 3 प्रकार के लोग थे। हमने जैसे पहले ही पढ़ा, तो इसमें भी उसी प्रकार के थे। संपन्न थे, व्यापारी थे और जनसाधारण थे जो गरीब थे। दास नहीं थे लेकिन गरीब थे। तो इन तीनों में क्या होता था ना, आपसी द्वेष उत्पन्न होते रहते थे। एथेंस के प्रजातंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पहले इनका कोई संविधान नहीं था। बाद में सोलन द्वारा 594 ईस्वी पूर्व में इनका संविधान निर्मित किया गया। लेकिन उससे भी पहले देखा जाए तो ड्रैको ने ही लिखित संविधान पेश कर दिया था 621 ईस्वी पूर्व में, जो कि एक 2,80,000 की पॉपुलेशन को सुसंगठित तरीके से बनाए रखने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। कुछ समय बाद क्लिस्थेनेस नाम के व्यक्ति आए जिसने एथेंस के जो राजनीतिक स्वरूप था उसे पूरी तरह से बदल दिया। इन्होंने एक बहिष्कार की प्रथा को आरंभ किया कि जैसे कि आपको कोई शासक पसंद नहीं है या फिर नगर में किसी पे भी किसी ने कोई अपराध किया है, आपको उस पर शक है, तो उसके बारे में आपने क्या करना है, एक पट्टा दिया हुआ है, साम्राज्य में लगाया हुआ है, उसके ऊपर आपने लिख देना है। आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति की पहचान बता दीजिए, उसका दोष बता दीजिए, बस इतनी सी बात है। शासन क्या करेंगे, उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे और उसे देश निकाला कर देंगे। इस प्रथा को ओस्टाकोन कहा गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि साम्राज्य के लिए जो व्यक्ति खतरा है उसके बारे में हमें जानकारी दे दीजिए, हम उसे साम्राज्य से निकाल देंगे। यहाँ के समाज में भी 3 वर्ग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक तो नागरिक वर्ग, विदेशी और दासों को रखा गया। तो जो नागरिक, जो इनके अपने नागरिक थे ना, उन्हें ये लोग नागरिकता देते थे, मतलब वो तो खुद के हैं, वहीं के हैं, तो नागरिकता तो उनके पास होगी, सीमित है। लेकिन बाहर से अगर कोई आके वहां पे रहना चाहता है, जैसे कि विदेशी और दास, तो उन्हें अपनी नागरिकता नहीं दी जाती थी। इसके अलावा स्त्रियों को राजनीति से दूर रखा जाता था। और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता था इनका, चरित्र निर्माण करना व्यक्ति का, उसके अंदर जो देशभक्ति है वो उजागर करना। शिक्षा जो है वो मंदिरों में ही दी जाती थी और अगर कोई गुलाम है तो वो भी टीचर बन सकता है। आगे चलकर एक शिक्षक जो होता है वो साम्राज्य में घूम घूम कर शिक्षा प्रदान करने आरंभ कर देते हैं, जिन्हें ये लोग सोफिस्ट नाम से पुकारते हैं। क्लिस्थेनेस के सुधारों के कारण ही एथेंस और ज्यादा शक्तिशाली हो गया और 490 ईस्वी पूर्व में इसने फारस के साथ 13 सालों का युद्ध किया, जिसमें ये विजय हुआ। और उसके बाद इन्होंने जो फारस को लूटा तो इतनी बुरी तरह से उसको लूट डाला कि अपने साम्राज्य इनका बहुत ही अच्छी तरह से विकसित हो पाया। एथेंस में ही लोकतंत्र पनपा, ग्रीक की जो सभ्यता है यहीं से निकलकर सामने आई और इनकी संस्कृति का एक मुख्य केंद्र बन चुका था। इसके बाद पेरिक्लीस का युग आता है। 465 ईस्वी पूर्व में पेरिक्लीस एथेंस का राजा बनता है। ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक विचारों वाला व्यक्ति था। इसके टाइम पीरियड को यूनानी इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसी के टाइम में हम देखते हैं कि भैया हेरोडोट्स आए और उसके बाद थ्यूसेडाइज भी इसी के टाइम में आए और इसी के टाइम में एथेंस में हर चीज के लिए काफी ज्यादा प्रगति हुई। जल और थल दोनों तरह की सेनाओं में काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था ये। इसके अलावा सांस्कृतिक विकास इनका काफी ज्यादा उन्नति की तरफ जा रहा था और संपूर्ण यूनान में शिक्षा का ये एक केंद्र बन चुका था। इस समय तक एथेंस जो है वो पूरी तरह से जनतांत्रिक हो चुका था। यहाँ कहे कि प्रजातांत्रिक भी हो चुका था। कैसे? क्योंकि देखा जाए तो 18 साल तक जितने भी लोग थे साम्राज्य के, स्त्रियों को छोड़कर, वो सभी वोट दे सकते थे, मतलब उन्हें वोट का अधिकार प्राप्त हो चुका था। इसके बाद पेलोपोनेशियन युद्ध होता है। ईरान और यूनान के बीच में एक युद्ध होता है, बहुत ही बड़ा घमासान, स्पार्टा और एथेंस के बीच में। इसके बाद काफी ज्यादा द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। अब स्पार्टा जो है वो एथेंस की प्रगति से काफी ज्यादा चिढ़ रहा था, क्योंकि एथेंस ने क्या किया, जितने भी राज्यों पर इसने अधिकार स्थापित किया युद्ध के दौरान ईरान के साथ, तो इसने क्या किया, उन सभी राज्यों को एक संघ बना दिया और कुछ समय बाद उस संघ को अपने अधीन मिला के अपना एथेंस साम्राज्य जो है वो विस्तार कर लिया। तो इसकी वजह से स्पार्टा जो था वो एथेंस से काफी ज्यादा ईर्ष्या करता था। अब इसी का बदला लेने के लिए उसने कई प्रकार के प्रयास किए और इसी के कारण एथेंस और स्पार्टा के बीच में 404 ईस्वी पूर्व में एक घमासान युद्ध छिड़ जाता है, जिसे पेलोपोनेशियन युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में संपूर्ण यूनान सम्मिलित हो गया था, यानी कि कुछ लोग एथेंस का सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग स्पार्टा को सपोर्ट कर रहे थे। तो मतलब एक तरह की स्पार्टा के अंदर ही, ग्रीस के अंदर ही जितने भी साम्राज्य थे वो सारे भिड़ गए थे। एंड में एथेंस पराजित हो गया और उसकी राजनीतिक सत्ता का अंत हो गया। इसके बाद मैसेडोनिया का उत्कर्ष होना आरंभ हो गया। कैसे? एथेंस तो खत्म ही हो गया और स्पार्टा काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, तो दोनों की शक्तियां बिल्कुल ही कम पड़ गई थी, जिसकी वजह से मैसेडोनिया का उत्कर्ष हुआ। राजा फिलिप के नेतृत्व में मैसेडोनिया का उत्कर्ष हुआ। उसने क्या किया, समूचे यूनान को जीतकर अपने विशाल साम्राज्य में सम्मिलित कर। सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट इसी का बेटा था और 336 ईस्वी पूर्व में मैसेडोनिया का राजा बन जाता है। और आगे हम देखते हैं कि भैया वो तो झेलम नदी तक अपना साम्राज्य पहुंचा लेता है 336 ईस्वी पूर्व में। यहाँ पर आकर उसका पोरस के साथ युद्ध भी होता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भैया पोरस को हराया था, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि पोरस ने इसको हराया था, तभी तो इसे वापस भागना पड़ गया था। तो बेबीलोन में 1336 ईस्वी पूर्व में जब ये वापस अपने साम्राज्य की तरफ लौट रहा था तो इसकी मृत्यु हो जाती है। और सिकंदर, जिसने अपने बाहुबल से संपूर्ण विश्व में यूनानी सभ्यता का प्रचलन किया, उसकी मृत्यु के बाद उसके
के सेनापति जो थे जितने भी, वो सभी इसके साम्राज्य को आपस में बांट लेते हैं। बाद में यही साम्राज्य रोमन साम्राज्य के अधीन आ जाता है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। इसके अलावा ये थी फॉर्मेशन ऑफ सिटीज। अब प्री इंडस्ट्रियल सिटीज जो है और सिटी ऑफ पॉलिटिकल सेंटर या फिर ट्रेड रूट्स हो गए, इनकी इंडस्ट्रियल सिटीज होगी, तो ये आपको खुद से देखनी पड़ेंगी क्योंकि आपके सिलेबस में अवेलेबल ही नहीं है, ना ही किसी बुक में अवेलेबल है। तो अगर मैं बाहर से भी करवाता हूँ तो मुझे ये नहीं पता है कि कितने स्टेप्स तक वो आगे जा सकते हैं। तो आप खुद से देख सकते हो वो चीज़ें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।